नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। देखिए यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जैव प्रक्रम। इसके बुक के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया है तो आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। हर एक चैप्टर के बाद के बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग पहले पूरा चैप्टर पढ़ो, सारे जो है इसके लेक्चर्स लो और फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चलिए सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन से। वृक्क आपके क्या होती है? किडनी। आपकी बॉडी के अंदर एक जोड़ी किडनी प्रेजेंट है। ये क्या काम करती है? रुधिर को फिल्टर करने का यानी कि ब्लड को छानने का काम करती है आपकी किडनी, और मूत्र जो है वो अलग करती है। अब मूत्र आपकी बॉडी से उत्सर्जित होता है। ये इसीलिए आपकी जो किडनी है वो किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग है, जिसमें आपके दो किडनी होती है। फिर उसके बाद दो यूरिटर्स यानी कि मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय यूरिनरी ब्लेडर होता है, और यूरिथ्रा के थ्रू आपका जो मूत्र है बाहर की साइड उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन सी। पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखो हमने दो ऊतक पढ़े थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है? आपके पत्तियों में पाए जाने वाले ऊतक है। अब देखिए, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्लों का वहन या ऑक्सीजन का वहन। आपको क्या बोला था? जैसे जाइलम जैसे जल और आपके खाने पीने की चीजें हैं उनका परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। तो जल का वहन जाइलम, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इधर? ऑप्शन ए। सारी चीजें अपन ने पढ़ी है, बस आपको आंसर टिक करने हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण, हमने पोषण पढ़ा था, उसमें दो तरीके का पोषण देखा, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के अंदर हमने क्या देखा कि आपके जो है ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? वातावरण में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल को ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट यानी कि आपके ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और पानी की बूंदों के रूप में जो है जल का भी निर्माण करते हैं। तो ये आपकी क्या होती है? स्वपोषी पोषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल आवश्यक है? बिल्कुल। इसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसको अवशोषित करके किसकी उपस्थिति में? सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल जो कि आपके पत्तियों में पाए जाने वाला एक वर्णक है, और किसका निर्माण होता है? C6H12O6 यानी कि आपके ग्लूकोज का, साथ में आपके ऑक्सीजन गैस का, और यहाँ पर जलवाष्प की बूंदों के रूप में पानी। तो आपकी किस किस के लिए आवश्यकता हुई? इसकी किस किस की चीज की आवश्यकता हुई? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बिल्कुल। दूसरा देखिए क्लोरोफिल, तो बिल्कुल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये होगा। अब कई बच्चे क्या है, पहला ऑप्शन देखते टिक कर देंगे फट से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अरे भाई यही तो चाहिए, आगे के ऑप्शन भी देखने हैं आपको। एग्जाम के अंदर यही गलती होती है। क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता बिल्कुल होती है, सनलाइट की। तो आपके क्या आएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या फिर आपके केंद्रक में। कहाँ पर आपके ये जो है प्रक्रिया संपन्न होती है? देखो भाई, आपके जो ग्लूकोज है पहले टूटता है किसमें? पायरुवेट में। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया कंप्लीट होती है वो तो होती है आपके कोशिका द्रव्य में, लेकिन फिर आपके पायरुवेट से ऊर्जा का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अपना पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह। तो इसीलिए अपना आंसर क्या आएगा इधर? ऑप्शन बी। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। चलिए अगला देखिए, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम
कहाँ होता है? वसा यानी कि आपके फैट। तो देखिए, हमारे भोजन में वसा का पाचन मुख्य रूप से क्षुद्रांत में होता है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको क्या याद रखना है कि आपके भोजन का संपूर्ण पाचन किस में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत में होगा, छोटी आंत के अंदर होगा। अब ये जो छोटी आंत है, जो आपके तरह तरह की ग्रंथियां होती हैं, उनसे क्या लेती है? जूस लेती है यानी कि रस लेती है और फिर इस भोजन का पाचन करती है। तो देखो, इस कार्य के लिए क्षुद्रांत यकृत व अग्नाशय से स्त्रवण प्राप्त करती है। ये जो यकृत है कौन सा रस स्त्रावित करती है? यकृत ग्रंथि आपके पित्त रस स्त्रावित करती है और अग्नाशय आपके अग्नाशयी रस स्त्रावित करती है। पित्त लवण द्वारा भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर दिया जाता है। पाचन का मतलब ही क्या होता है कि आपके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, देखिए, अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस इन छोटी गोलिकाओं वाली वसा को लाइपेज एंजाइम के माध्यम से क्या कर देता है? पचा देता है। एंजाइम अंत में वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके से आपके वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है? लार आपके सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है किसमें? लार में, सलाइवा में। अब अगर मान लो कि आपके सलाइवा नहीं हो, लार नहीं हो, तो क्या भोजन आगे खिसक पाएगा? नहीं खिसक पाएगा ना। तो ये एक तरीके से भोजन को क्या बनाती है? लार जो है लसलसा सा बनाती है, जिससे वो आगे क्या हो सके? खिसक सके। तो देखो, भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका है। हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं। आहार नाल का आस्तर बहुत कोमल होता है। लार संपूर्ण भोजन में फैलकर उसे चबाने व गीला करने में मदद करता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए, यानी कि इसको थोड़ा लसलसा और लुगदी सी इसकी बना देता है। कौन? लार। लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, जो कि स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देता है। तो आपके जो है स्टार्च के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो आपके शर्करा में विखंडित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके भोजन में लार की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सकते हो। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है तथा उसके उप उत्पाद क्या हैं? तो देखो, स्वयंपोषी पोषण जो कि आपके पेड़ पौधों और कुछ नील हरित शैवालों में पाया जाता है, जिसमें ये अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। अब उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं कि आपके सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, और आपके क्या बन जाता है? तो आपके ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये जल होता है, ये पेड़ पौधे किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो परिस्थितियां क्या हो गई? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक, इनकी उपस्थिति में क्या करते हैं? ये जो है आपके कार्बोहाइड्रेट का यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, आपके ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और साथ में आपके जो है जलवाष्प की बूंदों के रूप में पानी। ठीक है, तो देखिए, स्वयंपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक है। इसके उप उत्पाद कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन है और साथ के साथ आप लिख सकते हो आपके जलवाष्प की बूंदों के रूप में पानी। ठीक है, चलिए, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। देखो, वायवीय श्वसन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और अवायवीय श्वसन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वायवीय श्वसन जो कि आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। अब देखिए, जो आपका वायवीय श्वसन, याद कीजिए, वायवीय श्वसन में आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, पानी बना था और ऊर्जा का निर्माण हुआ था। जबकि अवायवीय श्वसन, याद कीजिए, ईस्ट के अंदर
क्या हुआ था, अवायवीय श्वसन में जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या था, इथेनॉल था, C2H5OH था कि नहीं था। तो प्रोडक्ट आपका क्या बना था, उसमें इथेनॉल और ऊर्जा का निर्माण हुआ था नहीं हुआ था। तो देखिए यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय। गैसों का आदान प्रदान वातावरण से होता है, जबकि गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। श्वसन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं और ऊर्जा बनती है। उसमें श्वसन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड और आपके इथेनॉल बनता है। ऊर्जा तो बनेगी भाई। अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसमें कम मात्रा में ऊर्जा क्या है, उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपके वायवीय अवायवीय श्वसन। अब आपके अवायवीय श्वसन किस में होता है, तो आपके एक तो ईस्ट में, दूसरा बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि आपके बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ होती है, मसल्स में, पेशियों में, जहां पर आपके लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। तो देखिए यीस्ट व मनुष्य की पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित होती हैं। कूपिकाएं क्या होती है, इस तरीके से ये जो है घुंडीनुमा संरचना आपके लंग्स में अंदर होती है। जब आपके श्वसनी और श्वसनिकाएं आगे डिवाइड होती हैं, फिर आगे जाके वो कूपिकाओं में खुलती हैं। खुलती नहीं खुलती। अब जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो तो ये ऑक्सीजन क्या है, इन कूपिकाओं में भर जाती है। तो आपकी वक्ष गुहा क्या होती है, ऑक्सीजन जैसे अंदर लेते हो वक्ष गुहा आपकी फैलती है। तो ये जो कूपिकाएं हैं इनमें ऑक्सीजन भर जाती है। अब जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ते हो तो इन कूपिकाओं से ये जो है हवा निकल जाती है, यानी कि ये वापस जो है नॉर्मल हो जाती है। तो देखो आप इधर फेफड़ों के अंदर गुब्बारे जैसी संरचना कूपिका कहलाती है। इनका भीतरी भाग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है और ये नलिकाएं एक विस्तृत सतह का निर्माण करती है, जिससे गैसों का अधिकतम विनिमय हो सके। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। इसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु विस्तृत कूपिकाओं में भर जाती है। वायु भरने से कूपिकाएं फूलकर बड़े क्षेत्रफल में फैल जाती है और गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्रफल प्रदान करती है। ऐसा ही होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। याद है हीमोग्लोबिन आपने जो है परिसंचरण तंत्र के अंदर पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड आपका जो है दो तरीके के कंपोनेंट, एक प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। रक्त कणिकाएं आपकी तीन टाइप की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी होती है लाल रक्त कणिकाएं। क्या होती है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिनके पास होता है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। अब मान लीजिए हीमोग्लोबिन की ही कमी हो गई तो पूरी बॉडी के अंदर अंगों तक ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी यानी कि आपके जो है बॉडी में क्या होती रहेगी, थकान होती रहेगी। तो देखो इधर हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती और इससे हमें कमजोरी और थकान महसूस होती है। सारी चीजें वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं अच्छे से डिटेल में, उन्हीं के आंसर आपको यहाँ लिखने हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए तथा यह क्यों आवश्यक है। दोहरा परिसंचरण प्रणाली, याद है अपन ने इस तरीके से पूरा डायग्राम बनाया था कि आपके जो एक हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय। तो ये क्या है आपका, ये है दायां आलिंद, ये क्या है दायां आलिंद है, और ये क्या है आपका बायां आलिंद है, और नीचे वाले दोनों क्या है आपके निलय है। तो ये क्या है आपका बायां निलय होता है और ये जो है आपका क्या होता है दायां निलय होता है। अब ये जो आपके
धमनी और शिराएं होती है, धमनी शुद्ध रुधिर लेके जाने का काम करेगी, जबकि शिराएं आपके अशुद्ध रुधिर को लेके जाने का काम करेगी। लेकिन एक विशेष प्रकार की आपकी जो है धमनी और शिरा होती है, जो कि क्या है आपकी फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। तो यहाँ पर जो फुफ्फुसीय शिरा होती है वो शुद्ध रुधिर फुफ्फुस से कहाँ लाती है, इस हार्ट के अंदर। यहाँ पर एक फुफ्फुसीय धमनी होती है जो इस हार्ट से अशुद्ध रुधिर लेके जाएगी कहाँ पर, फुफ्फुस में। तो यही आपकी दोहरा परिसंचरण प्रणाली थी। तो देखो, मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी जीवों में रक्त हृदय में 2 बार प्रवाहित होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण। हृदय 4 कोष्ठीय होता है, ऊपर 2 आलिंद और नीचे 2 निलय। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित यानी कि बाएं आलिंद में आएगा। फिर आपके जो है बाएं आलिंद से कहाँ आता है, बाएं निलय के अंदर आता है। तो देखो, इस रुधिर को एकत्रित करते समय बाएं आलिंद शिथिल रहता है। अब अगला कोष्ठ बाएं निलय फैलता है और यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होगा। जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर के सभी भागों में पंपित हो जाता है। इसी प्रकार जब दायां आलिंद फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित जो ब्लड है वो इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है, दायां निलय फैल जाता है, यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार रुधिर का परिसंचरण होता है। मैंने आपको जो डायग्राम बना के बताया था उस तरीके से ही आप एग्जाम में बना सकते हो, बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो पहला तो आपका जल क्या करता है, जल का वहन करता है, पढ़ाया ना। फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों का वहन करता है। जल का वहन जो है हमेशा ऊपर की साइड ही होगा, जबकि आपके जो फ्लोएम होता है वो ऊपर की साइड भी, ऊपरमुखी और अधोमुखी दोनों में ही खाद्य पदार्थों का क्या करेगा, वहन करेगा। देखिए इधर, जाइलम पौधों में जल तथा खनिज लवण का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पौधों में तैयार भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जल का वहन जड़ से ऊपर की ओर, जबकि वो आपके किसी भी दिशा में करता है। जाइलम द्वारा जल का वहन साधारण भौतिक बलों जैसे वाष्पोत्सर्जन आदि द्वारा होता है, जबकि फ्लोएम द्वारा भोजन के वहन में किसकी जरूरत होती है, आपके ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर आपके कंप्लीट हुए इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस। आई नहीं आई बात समझ में, कुछ भी नहीं था, आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ा था वही के वही क्वेश्चन आपके बुक के पीछे दिए हुए हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। साथ के साथ आप जो है एक काम और कीजिए, आपके बुक में बीच बीच में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन भी है और वैसे क्वेश्चन भी है, उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी बढ़िया बने। चलिए, मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।